चार्ल्स डार्विन के एक उद्धरण से शुरू करने दें। उन्होंने कहा, यह प्रजातियों में सबसे मजबूत या सबसे बुद्धिमान नहीं होते हैं जो जीवित रहते हैं, बल्कि वे होते हैं जो परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक अनुकूल होते हैं। बैक्टीरिया एकल कोशीय जीव होते हैं, बिल्कुल हमारी तरह, जानवरों और पक्षियों की तरह। वे पृथ्वी पर पहले जीवन रूप थे और यहाँ अरबों वर्षों से रह रहे हैं। हमारी तरह बैक्टीरिया को जीवित रहने के लिए भोजन, पानी और हवा की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारी तरह नहीं, वे लगातार बढ़ते हैं। वे केवल 15 से 20 मिनट तक जीवित रहते हैं, फिर भी उस समय के दौरान वे तेजी से प्रजनन करते हैं। वे छोटे हैं, हमारे ऊपर, हमारे भीतर और हमारे चारों ओर रहते हैं, और आज वे एक आनुवंशिक कमजोरी का जानलेवा सटीकता से शोषण कर रहे हैं। वे मजबूत और अधिक बुद्धिमान होते जा रहे हैं, और अब उनके पास प्लाज्मिड्स नामक कुछ है। प्लाज्मिड्स क्या हैं? 1950 के दशक में पेनिसिलिन का उपयोग शुरू करने के तुरंत बाद एक बैक्टीरिया जिसे स्टेफिलोकोकस कहा जाता है, प्रतिरोध विकसित करने लगा। इसकी सूचना 1960 के दशक में ही दी गई थी। इन बैक्टीरिया ने प्रभावी रूप से उनके खिलाफ उपयोग किए जाने वाले सभी रसायनों, जिसमें एंटीबायोटिक्स भी शामिल हैं, का एक डेटाबेस बनाया और इस जानकारी को प्लाज्मिड्स नामक आनुवंशिक सामग्री के छोटे लिफाफों में संग्रहित किया। कोई भी बैक्टीरिया जो प्लाज्मिड ले जाता है, उसे सुपरबग माना जा सकता है। ये सुपरबग अपने संतानों को प्लाज्मिड पास करते हैं। और भी चिंताजनक बात यह है कि प्लाज्मिड पास के मित्र बैक्टीरिया, वायरस और फंगस द्वारा उठाए जाते हैं, अक्सर जब मूल बैक्टीरिया मर जाते हैं। आइए मैं इस पैटर्न को समझाता हूँ। एक सुपरबग एक पागल आदमी की तरह होता है जो एक मृत आदमी से बंदूक उठाता है और बिना सिर के मुर्गे की तरह इधर उधर दौड़ने लगता है, आतंकवादी की तरह व्यवहार करते हुए बेतरतीब तरीके से हत्या करता है। आज हमारे पास 18 प्रमुख बैक्टीरिया, परजीवी और कई वायरस हैं जो प्लाज्मिड से लैस हैं, जो हम पर हमला करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या बैक्टीरिया हमारी एंटीबायोटिक्स बनाने की गति से तेजी से प्रतिरोध विकसित कर रहे हैं? उत्तर हाँ है, बिल्कुल। 1970 के दशक से हमने नए एंटीबायोटिक्स या संक्रमण से लड़ने के वैकल्पिक तरीकों के विकास में पर्याप्त समय, पैसा या प्रयास नहीं लगाया है। अब हम निराशा से समाधान की तलाश कर रहे हैं और मिजरेबली असफल हो रहे हैं। हम अभी भी पूरी तरह से नहीं समझते हैं कि प्लाज्मिड में कौन सी जानकारी संग्रहित है या बैक्टीरिया उस जानकारी का उपयोग कैसे करते हैं ताकि वे उन शक्तिशाली रसायनों और एंटीबायोटिक्स से अपनी रक्षा कर सकें जो हम उन पर फेंकते हैं। तो हम संक्रमण के फैलने से कैसे रोक सकते हैं? संक्रमण सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से फैलते हैं। सीधे पानी, भोजन, हवा और शारीरिक संपर्क के माध्यम से। अप्रत्यक्ष रूप से मच्छरों, जानवरों, पक्षियों, चूहों, चमगादड़ों और तिलचट्टों जैसे वाहकों के माध्यम से। संक्रमण से बचने के लिए हमें दूषित भोजन और पानी का सेवन बंद करना चाहिए और संक्रमित लोगों और जानवरों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। यदि वाहक जिम्मेदार हैं, तो हमें उन्हें नियंत्रित करना चाहिए, लेकिन समझदारी से। मुझे विश्वास है कि हमें पहले जीना और जीने देना सीखना चाहिए। दूसरे शब्दों में, हमें अस्पतालों, घरों और यहाँ तक कि अपने शरीर को साफ करने के लिए बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक्स और कठोर रसायनों का उपयोग करना बंद करना चाहिए। हमें मित्रवत बैक्टीरिया को पनपने में मदद करनी चाहिए, संक्रमित मरीजों के पृथक्करण का समर्थन करना चाहिए और प्रकृति को हमें संतुलन बहाल करने में मदद करने देना चाहिए। लक्षणों का उपयोग करना आज संक्रमण से लड़ने और जीवन बचाने का शायद सबसे अच्छा तरीका है। तो लक्षण क्या हैं? लक्षण शरीर की सामान्य प्रतिक्रिया है एक आघात के प्रति, जिसे हम सूजन कहते हैं। सूजन एक बीमारी नहीं है, यह एक सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया है। जब बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करते हैं तो तापमान उन्हें मारने में मदद करने के लिए बढ़ जाता है। दिल तेजी से धड़कता है ताकि सफेद रक्त कोशिकाएं, शरीर की सेना, आक्रमणकारियों से लड़ने के लिए भेजी जा सकें। यदि संक्रमण त्वचा पर है तो आप लालिमा, सूजन, गर्मी और दर्द देखते हैं। बीमारियां बस उन लक्षणों और संकेतों के संयोजनों को दिए गए नाम हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वे एक अस्थायी निदान पर पहुंचने के लिए सवाल पूछते हैं।
आर्थराइटिस, टॉन्सिलाइटिस, ब्रोंकाइटिस या अक्सर बस एक वायरल संक्रमण। कभी कभी एंटीबायोटिक्स निर्धारित किए जाते हैं, अक्सर अनावश्यक रूप से। यदि लक्षण असामान्य हैं तो डॉक्टर आपकी जांच करते हैं, संकेतों की तलाश करते हैं, रक्त परीक्षण या एक्सरे की मांग करते हैं और निदान की पुष्टि करते हैं। यदि लक्षण गंभीर हैं तो आपको तुरंत अस्पताल या विशेषज्ञ के पास भेजा जाता है। तो डॉक्टर माया कैसे मदद कर सकती हैं? मैंने माया को सहायक के रूप में कार्य करने के लिए बनाया। माया आपसे 3 लक्षणों की पहचान करने के लिए कहती है। इस संयोजन का उपयोग करके माया सामान्य और गंभीर बीमारियों के बीच अंतर करती है और फिर जानकारी साझा करती है। आपको डॉक्टर से बात करने, अपॉइंटमेंट बुक करने या आपातकाल में अस्पताल जाने की सलाह देती है। माया महामारी को रोकने में कैसे मदद कर सकती है? जब आप 3 लक्षण दर्ज करते हैं तो माया संक्रामक और गैर संक्रामक स्थितियों में अंतर कर सकती है। हमारा सर्वर एक लक्षण निगरानी प्रणाली के रूप में कार्य करता है, जो विशिष्ट स्थानों, हॉस्टलों, अस्पतालों, नगर हॉल या समुदायों में लक्षणों के समूहों को ट्रैक करता है। यह जानकारी स्थानीय डॉक्टरों और संक्रामक रोग नियंत्रण विभागों को सतर्क कर सकती है, जिससे वे संक्रमित व्यक्तियों को अलग कर सकें और आगे के प्रसार को रोकने के लिए समय पर क्वारंटाइन लगा सकें। हमारे पास कौन से विकल्प हैं? दुर्भाग्यवश हमारे पास कोई नहीं है। वर्तमान में केवल एक एंटीबायोटिक है जो पहले चरण के परीक्षण में है और इसे उपलब्ध होने में 10 साल लग सकते हैं। कोई भी एकल एंटीबायोटिक 18 विभिन्न बैक्टीरिया को नहीं मार सकता। इससे प्रभावी तरीके से लड़ने के लिए हमें 18 नए एंटीबायोटिक्स का आविष्कार करना होगा। जितने अधिक रसायनों का हम उपयोग करते हैं, बैक्टीरिया उतने ही मजबूत होते जाते हैं। मुझे विश्वास है कि आज हमारे पास केवल एक यथार्थवादी और शायद सबसे अच्छा विकल्प डॉक्टर माया है। यह तेजी से संक्रमित व्यक्तियों की पहचान करता है और उन्हें जल्दी अलग करने में मदद करता है, जिससे परिवारों, दोस्तों और स्थानीय समुदायों की सुरक्षा होती है। नियंत्रित वातावरण में आंशिक संपर्क समुदायों को प्राकृतिक प्रतिरक्षा विकसित करने में मदद करता है, जो सुपरमार्केट, भीड़-भाड़ वाले अस्पतालों या खराब प्रबंधित प्रकोपों में असंभव है। तो आप डॉक्टर माया को कहां पा सकते हैं? माया AI को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। यह मुफ्त, उपयोग में आसान है और सभी के लिए डिजाइन किया गया है। माया का उपयोग करके आप डॉक्टरों और मरीजों के स्थानीय नेटवर्क बना सकते हैं। आप मेरी किताबों के माध्यम से भी अधिक जान सकते हैं, जो अमेज़न पर उपलब्ध हैं। यह केवल प्रौद्योगिकी के बारे में नहीं है, यह अनुकूलन के बारे में है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।